नमस्कार। चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारतीय व्यापार के एक दिलचस्प सफर पर। ये एक ऐसी कहानी है जो है तो हजारों साल पुरानी, पर सुनने में आज की इस कनेक्ट हुई दुनिया जैसी ही लगती है। अच्छा, शुरुआत एक नाम से करते हैं। ब्लैक गोल्ड। क्या लगता है ये क्या चीज होगी? कोई कीमती पत्थर या शायद तेल? नहीं, ये नाम रोमन साम्राज्य ने भारत के एक बहुत ही आम से घरेलू मसाले को दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली सी काली मिर्च सोने जितनी कीमती कैसे हो सकती है? और इसका जवाब सिर्फ मसाले में नहीं, बल्कि उस बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में छिपा है जिसने पुरानी दुनिया को आपस में जोड़ रखा था। तो चलिए सबसे पहले इन व्यापारिक रास्तों को ही समझते हैं। ये असल में दो बड़े नेटवर्क थे, एक जमीन पर और दूसरा समुद्र में। और कमाल की बात यह है कि इन रास्तों को उस वक्त की ज्योग्राफी ने, मतलब भूगोल ने, अपने आप शक्ल दी थी। तो देखिए, इन नेटवर्क्स के दो मेन चेहरे थे। एक तरफ था जमीन पर चलने वाला सिल्क रूट। यहां ऊंटों और घोड़ों के कारवां रेशम, ऊन और बढ़िया नस्ल के घोड़े लेकर सेंट्रल एशिया तक का सफर तय करते थे। और दूसरी तरफ था समुद्र का स्पाइस रूट, जहां बड़े बड़े जहाज मसाले, कीमती पत्थर और कपड़े लेकर पूरब को पश्चिम से जोड़ रहे थे। मतलब दो बिल्कुल अलग रास्ते और दो अलग दुनियाएं। लेकिन सिर्फ रास्ते बना लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। जरा सोचिए, हजारों मील दूर बैठे व्यापारी पैसों का लेन देन और इतने बड़े सौदों का जोखिम कैसे उठाते होंगे। यहीं पर आता है इस नेटवर्क का सॉफ्टवेयर। और यकीन मानिए, ये अपने समय से कहीं आगे की चीज थी। सोचकर देखिए, एक व्यापारी को दूसरे महाद्वीप पर किसी को पेमेंट करनी है, तो क्या वो सोने से भरे संदूक लेकर जाएगा? अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो ये साफ था कि अब सिर्फ चीजों की अदला बदली से काम नहीं चलने वाला। एक ज्यादा बेहतर और सुरक्षित सिस्टम की जरूरत थी। और इसी जरूरत ने जन्म दिया हुंडी को, एक शानदार भारतीय आविष्कार। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का क्रेडिट नोट था, बस कागज का एक टुकड़ा जो पैसे की तरह काम करता था। ये अपने जमाने का एक रेवोल्यूशनरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, सच में। अब ये काम कैसे करता था, ये समझना बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए उज्जैन में एक व्यापारी है, वो एक बैंकर के पास जाकर पैसे जमा करता है। अब वो बैंकर एक हुंडी, मतलब एक क्रेडिट लेटर लिखता है। ये हुंडी सुरक्षित तरीके से तक्षशिला में बैठे उसके पार्टनर को भेज दी जाती है, और फिर वो पार्टनर तक्षशिला में ही किसी दूसरे बैंकर के पास जाकर उस हुंडी को कैश करा लेता है। कितना सरल और कितना शानदार सिस्टम था। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि अब सोना या चांदी साथ लेकर चलने का जोखिम खत्म हो गया। और इसी एक इनोवेशन ने उस दौर में व्यापार को बहुत बड़ी रफ्तार दी। तो ठीक है, रास्ते भी थे और सिस्टम भी था, पर इन्हें चला कौन रहा था? अब बात करते हैं उन खास लोगों और समुदायों की जो इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी थे। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है जगत सेठ का। ये बैंकरों और फाइनेंसरों के बहुत प्रभावशाली परिवार होते थे। ये व्यापार को पैसा देते थे, जोखिम का हिसाब किताब रखते थे, और यहाँ तक कि एंडाउमेंट्स, मतलब दान धर्म के ट्रस्टी के तौर पर भी काम करते थे। एक तरह से कहें तो ये उस जमाने के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे। और ये सारा व्यापार बहुत ही संगठित तरीके से होता था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समुदायों का दबदबा था। जैसे उत्तर में पंजाबी और मुल्तानी व्यापारी, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान में भाट, और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में महाजन समुदाय का बोलबाला था। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो शहर, वो हलचल भरे बाजार जहां दुनिया भर का सामान बिकने और खरीदे जाने के लिए आता था। ये थी उस दौर की कमर्शियल मेगा सिटीज। हमारी पहली मंजिल है पेशावर। सोचिए, ये शहर सेंट्रल एशिया का एक तरह से गेटवे था। यहीं से बेहतरीन ऊन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था और ताकतवर घोड़े भारत में इंपोर्ट किए जाते थे। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं वाराणसी। ये शहर तो कला और लग्जरी का सेंटर था। यहाँ के सोने के तार से बुने रेशमी कपड़े और खुशबूदार चंदन की लकड़ी दुनिया भर में मशहूर थी। फिर आता है सूरत, समुद्र के किनारे बसा एक ऐसा शहर जहां बाजार कभी सोता नहीं था। ये पश्चिमी देशों के साथ व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा था। यहाँ के जरी वाले कपड़े, जिनके बॉर्डर पर सोने का काम होता था, दूर दूर तक फेमस थे। और हमारी यात्रा खत्म होती है दक्षिण भारत में, कांची में। ये एक सच्चा इंटरनेशनल मार्केट था, जहां चीन से आया रेशम और सोना दक्षिण भारत के मोतियों, शीशे और कीमती पत्थरों के बदले में बेचा खरीदा जाता था। तो एक नजर में देखें तो भारत दुनिया को क्या दे रहा था और दुनिया से क्या ले रहा था।
यहां से मसाले, चीनी, नील और बेहतरीन कपड़े जैसी चीजें एक्सपोर्ट हो रही थीं और बदले में चीन से रेशम, रोम से सोना चांदी और सेंट्रल एशिया से घोड़े भारत आ रहे थे। ये एक सच्ची ग्लोबल इकोनॉमी थी। तो इन सब पुरानी बातों का आज क्या मतलब है? व्यापार, फाइनेंस और भरोसे के ये पुराने सिद्धांत हमारी आज की दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि आज के मॉडर्न कॉमर्स की नींव यानी क्रेडिट, नेटवर्किंग और रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ हजारों साल पहले ही रख दी गई थी। हमारे आज के इकोनॉमिक सिस्टम की जड़ें वाकई में बहुत गहरी हैं। एक जमाना था जब इतना बड़ा व्यापार सिर्फ कागज के एक टुकड़े के भरोसे पर टिका था। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में व्यापार का भविष्य किस चीज पर टिका होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।